उसको एक बार चेक कर लो ऐप में आया कि नहीं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसा लग रहा था जैसे 0.5 के मतलब वो वाला स्पीड में चल रहा है हैं 0.5 में नहीं 1 में ही था ये। चलो भाई, तो जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं सब लोग दुर्गा पूजा मना लिए। कैसा लग रहा है? अब दुर्गा पूजा मनाने के बाद सब लोग मेला घूमे होंगे, रावण वध किए होंगे। भाई साहब, उस रावण को तो बार बार हर साल वध करते हो, अपने अंदर के रावण को कब वध करोगे? हैं? मतलब बड़ा ही एक अच्छा लाइन याद आ रहा था अभी, अचानक से भूल गए। चलो, क्लास कराते कराते याद आता है तो फिर वो लाइन बोलते हैं। हाँ, एक है ना वो, क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा, जब 10th तक हम लोग भाषण वगैरह देते थे तो भाई जब मतलब मैंने जब भी भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया अपने जीवन काल में, कभी सेकंड नहीं आया आज तक। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं हर बार थर्ड आता था भाई, हर बार फर्स्ट आता था तो बहुत अच्छे लाइन्स उस वक्त मैं लिखता था। तो हमारे एक सर थे, वो बहुत ही अच्छा लाइन्स करते थे। कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता, पथ प्रदर्शक हुआ है, जिसकी कृति से लाज है लजाती, धृत उपदेशक हुआ है। समझ में तो आया नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो पूरा कुकर नहीं किया जा रहा है, वो आज उपदेश दिया जा रहा है। जिसके कृति से लाज है लजाती, मतलब उसके कर्म से लाज को भी लाज आ जाए, वो आज मतलब रावण वध कर रहा है और डायलॉग पे डायलॉग चला रहा है। अरे भैया, आप लोगों ने रावण वध कर दिया, अब अंदर के रावण को मारो, राम जगाओ अपने अंदर। हाँ? चलो ठीक है, हम लोग अब क्लास तो शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट किया जाए। तो भैया, हम लोगों ने आरसीसी का क्लास किसी सदी में आरंभ किया था, जहाँ पे यूनिट 1 हम लोग कर चुके थे। और यूनिट 1 में जब हमने पिछले क्लास में देखा था, तो क्या देखा था प्रभु? यूनिट 1 में जब हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने क्या क्या देख रखा था? हम लोगों ने क्या क्या देखा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना देख लिया था, राइट? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम लोग देख चुके थे, एफसी के वैल्यू निकालना। नहीं, एफसी के क्या होता था? एफसी के था आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, याद है? अरे बोलो हाँ। ये क्या है आपका? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है कि नहीं? ये हम लोग देख चुके थे। नाउ माय डियर, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? सिंपल था। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिससे नीचे क्या है, 5% से ज्यादा सैंपल हमारा फेल ना करे। नहीं, ये था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो उसका टोटल स्ट्रेंथ था। लेकिन हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो हम लोग क्या सोच के डिजाइन करते हैं? उसका टोटल स्ट्रेंथ को डिजाइन सोच के डिजाइन नहीं करते हैं। क्या सोच के डिजाइन करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सोच के डिजाइन करते हैं। हम लोग वो स्ट्रेंथ को पकड़ते हैं। जैसे मान लो कि जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था पिछले क्लास में, वहां पे मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास आपने 100 क्यूब ऐसा बनाया है, 100 सैंपल्स बनाया सपोज, तो उसमें से हम लोगों को एक ऐसा स्ट्रेंथ लेना है, एक ऐसे स्ट्रेस वैल्यू को पकड़ना है, जब आप उसको टेस्ट करोगे सारे 100 क्यूब्स को, तो क्या सारे 100 क्यूब का वैल्यू M20 का अगर हम लोग मान लो डिजाइन बनाए हैं कंक्रीट का, तो क्या हमको 20 मेगा पास्कल ही मिलेगा 28 दिन में? ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि कुल 100 में से 5 वैल्यू ऐसा है जो कि 19 से कम आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 19 मेगा पास्कल जो है वो क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उस कंक्रीट का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, ये सारी चीजें तो हमने देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देख लिया था। उसके बाद हम लोग और क्या देखे थे? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। हम लोग मीन स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करना सीख चुके थे ना कंक्रीट का। टारगेट मीन स्ट्रेंथ, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एफ एम बोल रहे थे। और इसका फॉर्मूला कितना लिखे थे हम लोग? बोलो बाबू। एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वाला फॉर्मूला देख लिए थे ना पिछले क्लास में?
है बाबू? ये वाला देख लेते फॉर्मूला ना, कि हम लोग मीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वैल्यूज था, याद करो 3.5 था, 4 था और 5 था। याद आ रहा है? अलग अलग कंक्रीट के वैल्यूज के लिए अलग अलग था। ये था तुम्हारा M10 और M15 के लिए, ये था तुम्हारा M20 और M25 के लिए, और रेस्ट के लिए ये कितना था? 5 था, अप टू M60। कहाँ तक? अप टू M60 के लिए। ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे। ये क्या है? सिग्मा का वैल्यूज है ये सारा चीज, नहीं। और टारगेट मीन स्ट्रेंथ करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 100 गो क्यूब बनाए हैं तो 100 गो क्यूब में से उसका एवरेज स्ट्रेंथ कितना है ना? ये वाला चीज हम लोग निकाल रहे थे। चलो, ऑलरेडी ये सब चीज तो देख लिया। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या किए, उसको सीटीएम मशीन में लेके गए, हम लोग दबाए, और जितना उसका स्ट्रेंथ निकला वहां से मशीन से, उसको क्या बोल दिए? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दिए। अच्छा, एक स्ट्रेंथ और होता है, एक स्ट्रेंथ और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाम तो सुना ही होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हम लोग आज थोड़ा सा इसको देख लें कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का क्या मतलब होता है। भैया, पूरा आरसीसी का जो जनक है, आरसीसी जो सब्जेक्ट आया, वो एक लाइन के कारण आया था। क्या था वो लाइन? कंक्रीट इज वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। कंक्रीट जो है टेंशन लोड नहीं ले पाता है, कंप्रेशन को झेल लेता है, लेकिन टेंशन ना हो तो नहीं, टेंशन नहीं ले पाएगा है। तो कंक्रीट अगर टेंशन नहीं ले पाएगा तो भैया हमारा स्ट्रक्चर में तो खाली कंप्रेसिव लोड नहीं है ना आएगा, टेंशनों तो आएगा। तो टेंशन के लेगा? टेंशन तो लेगा कौन? वही छड़ डालेंगे हम लोग उसके लिए, है ना? तो वही स्टील हम लोग डाल रहे थे, और वही स्टील क्या कर रहा था? हमारा टेंशन लेने वाला है। तो आ जाओ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता कितना है? जब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का बात करेंगे तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होता है तुम्हारा फ्लेक्सुरल हो गया, एक हो गया स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी तुम लोगों को बहुत ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाना है। जब एसएससी जेई के बैच में आओगे तब मैं आपको इतना डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये जो जितने टाइप्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ में यहाँ पे लिखा हूं ये क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। अभी बस इतना समझ लो। अच्छा, फ्लैक्सुरल वर्ड के लिए मैंने एक चीज बताया था आपको कि जब भी फ्लैक्सुरल वर्ड आए ना, जब भी फ्लैक्सुरल वर्ड आए तो ये फ्लैक्सुरल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? बेंडिंग के लिए। बेंडिंग के लिए किसके लिए यूज करेंगे? बेंडिंग के लिए। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। अब ध्यान से याद करो कि अगर कोई बीम है, अगर उस बीम को आप मोड़ोगे, अगर कोई बीम को आप मोड़ोगे, बीम को कोई मोड़ा तो क्या होता था? नीचे तरफ टेंसाइल आता था, ऊपर तरफ कंप्रेशन आता था, है? तो बेंडिंग के कारण टेंशन आ रहा है ना, तो वहां पे जो यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोग फ्लैक्सुरल स्ट्रेस भी कहते हैं। बात समझ में आया? तो बेंडिंग के कारण जो टेंशन आ रहा है उसमें जो स्ट्रेंथ आता है दैट इज कॉल्ड फ्लैक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला समझने का कोशिश करें ना कि कितना होगा फ्लैक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो सिंपली से आप बता सकते हो कि फ्लैक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है 0.7 अंडर रूट एफ। ठीक है?
फॉर्मूलाज है ये, बात समझ में आया। और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ सी आर। सी आर कहने का क्या मतलब हुआ, एफ सी आर कहने का क्या मतलब हुआ, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपसे पूछ दिया, गलती से अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पूछ दिया, तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे 0.7 अंडर रूट एफ सी। बात समझ में आया। अब जो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ सी टी से। किससे डिनोट करते हैं, एफ सी टी। एफ सी टी बोले तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का नहीं वैल्यू दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। और एक होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो एफ सी टी का जो वैल्यू होता है ना, एफ सी टी क्या है आपका, एफ सी टी है आपका स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब एफ सी टी जो आपका स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो तुम्हारा होता है 0.66 एफ सी आर के बराबर। मतलब कौन बड़ा हुआ, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ा हुआ कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ा हुआ, फ्लेक्सुरल बड़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात। उसी तरह ये जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना, ये होता है तुम्हारा 0.52 ये शायद 65 है, ये कितना है एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 0.52 0.62 या 625 ऐसे कुछ है, 0.62 एफ सी आर के बराबर होता है। कितना हो रहा है, कितना बोलते हैं इसको हम लोग, 0.5 एफ सी आर टू 0.62 एफ सी आर। अब जरा बताओ हमें, यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव में एसएससी जेई में ये सवाल पूछा हुआ है तुम्हारा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना तरह का होता है। पहले तो 3 तरह का होता है, एक फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर हम बोलेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एफ सी आर, बोलो। उसके बाद कौन हो जाएगा, एफ सी टी। उसके बाद सबसे छोटा कौन, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बोलोगे सर इसका कोई शॉर्ट नेम, जैसे आप एफ सी आर बोल रहे हैं, एफ सी आर किसको बोल रहे हैं, इसको एफ सी आर बोल रहे हैं फ्लेक्सुरल को, एफ सी टी किसको बोल रहे हैं, स्प्लिटिंग को, डायरेक्ट को क्या बोल सकते हैं, तो डायरेक्ट को आप एफ डी टी बोल सकते हो, बट ऐसा कोड में कहीं लिखा हुआ नहीं है। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग सैंपल बनाते हैं, जब हम लोग स्पेसिमेन बनाते हैं, स्पेसिमेन हम लोग 2 तरीके का बनाते हैं, याद है, एक हम लोग क्यूब बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, सिलेंडर। याद है ना बाबू, क्यूब जो हम लोग बना रहे थे, कहाँ गया जी सेफ, हम लोग जो क्यूब बना रहे थे, क्यूब दिख रहा है, कलर हुआ तो चेंज नहीं होता, यही दिक्कत है इसका। कलर चेंज होता है, कहाँ कलर चेंज होता है, और दिख जाएगा बच्चा लोग को, दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो समझ लेंगे। ये जो क्यूब है, इस क्यूब का साइज कितना था, याद करो तो, 150 mm का क्यूब ले रहे थे नहीं। और जब सिलेंडर ले रहे थे, सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर का फोटो है क्या हम लोगों के पास, देखो सिलेंडर वो है, सिलेंडर है, ये क्या है आपका क्यूब, और ये क्या है आपका सिलेंडर। तो दोनों हम लोग क्या किए हैं, अगर हम लोग को मान लो M20 का ही क्यूब बनाना है, अगर M20 का ही हम लोग को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है, तो स्पेसिमेन जो हम लोग बनाएंगे, अरे बाबू ये स्पाइसेस नहीं है, स्पाइसेस मतलब मसाला होता है, ठीक है, ये स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन मतलब हम लोग किस तरह का चीज बना रहे हैं, ढांचा क्या बना, ढांचा क्या बना रहे हैं, या तो क्यूब बना रहे हैं या तो सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है।
जब हम, अच्छा हम लोग अगर क्यूब बना के टेस्ट करते हैं और हम लोग जब सिलेंडर बना के टेस्ट करते हैं, तो क्या दोनों में सेम स्ट्रेंथ आएगा? मशीनवा में सेम स्ट्रेंथ आएगा? नहीं आएगा। क्यूब में जितना स्ट्रेंथ आता है, नहीं, सिलेंडर में, ऐसे देखो, ऐसे लिखो इसको, सिलेंडर में जो स्ट्रेंथ आता है वो आता है तुम्हारा 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब। ये बात समझ में आया? सिलेंडर करने का मतलब स्ट्रेंथ इन सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, स्ट्रेंथ इन सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। अगर आपने ढांचा किस प्रकार का बनाया है? सिलेंडर का बनाया है, तो उसमें जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, और अगर आपने जो ढांचा बनाया है वो क्यूबिकल बनाया है, स्ट्रेंथ इन क्यूबिकल स्पेसिस। अगर आपने क्यूब का बनाया तो क्यूब वाले में आपको जितना मिला है स्ट्रेंथ, उसका मात्र 80% ही सिलेंडर वाले में मिलेगा। बात समझ में आया? अब ये वाला सवाल ही बाबू देखो पूछा हुआ सवाल है एसएससी का, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लेना। अब हम लोग आते हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पे। क्या है हमारा महत्वपूर्ण चीज? अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे ना, वाटर सीमेंट रेशियो, ये सब IS 456/2000। नहीं, कितना कितना था? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। याद है ये वाला सब चीज? चलो, वेरी गुड। अब हम लोग ये चीज तो कंक्रीट के बारे में और आरसीसी के बारे में जितना बेसिक्स पढ़ना था, ये सारी चीजें हम लोग, अच्छा ये न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया हुआ था पिछले क्लास में, है ना? देखो, अब हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि सर स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है ना सर, तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे सर? तो हम लोग जो डिजाइन करने वाले हैं यहाँ पे बीम को, कॉलम को, पूरा स्लैब को, उसके लिए IS 456/2000 में हम लोगों का दो मेथड दिया हुआ है। एक है WSM मेथड, एक है LSM मेथड। तो आप लोगों को जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है। कहने का मतलब ये है ना कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो मेथड अभी इस्तेमाल करने वाले हैं डिजाइन करने के लिए, कौन सा मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं? WSM। और एक आपको अभी यूनिट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे WSM के बारे में, और यूनिट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं LSM। LSM करने का क्या मतलब हुआ? लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है? अब देखो जरा ध्यान से, अच्छा जैसे कंक्रीट है, जैसे आप सोम में पढ़े थे, याद करो बाबू, जब आप सोम में पढ़े थे तो सोम में आप लोगों ने एक स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ पढ़ा था, याद है? ये क्या है? स्ट्रेन। क्या है इधर? इधर क्या है? स्ट्रेन। और इधर क्या है आपका? स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेन स्ट्रेस का ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को स्टील का भी पता होना चाहिए। स्टील का तो खैर आपको पहले से पता है, थर्ड सेमेस्टर से पता है, सोम में आपने पढ़ रखा है। लेकिन कंक्रीट का क्या? कंक्रीट का क्या? कंक्रीट का जब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, देखो ये भी ऐसे कहीं जाके फिर वैरी करेगा। ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये है इलास्टिक पॉइंट। कंक्रीट का ये क्या है तुम्हारा? इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट क्या होता था याद करो? इलास्टिक पॉइंट वो पॉइंट होता था जहां तक कि अगर हम लोग बॉडी को खींच रहे हैं और अगर हम लोग लोड हटा दें तो वापस से वो अपनी जगह पे आ जाए। यही होता था ना, इलास्टिक पॉइंट यही तो होता था। तो देखो जब WSM हम लोग कंसीडर करेंगे, जब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे काम करेंगे, तो हम लोग के दिमाग में ये चलेगा कि हम लोग जो बॉडी को स्ट्रेस देने वाले हैं
हम लोग जो स्ट्रक्चर को स्ट्रेस देने वाले हैं वो कहां तक देने वाले हैं, हम लोग इलास्टिक पॉइंट तक ही देंगे। बात समझ में आया? इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। किसके आगे नहीं बढ़ेंगे? इलास्टिक पॉइंट के आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। डब्ल्यूएसएम में हम लोग इलास्टिक पॉइंट के आगे कंसीडर करेंगे ही नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चर जो है मैक्सिमम कितना स्ट्रेस जाने वाला है इन डब्ल्यूएसएम। जब हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेन आएगा, जो स्ट्रेस आएगा, वो कहां तक जाएगा? इन डब्ल्यूएसएम वी कंसीडर द लोड से अच्छा है स्ट्रेस। अब वी कंसीडर द स्ट्रेस of the structure कहां तक? अप टू इलास्टिक लिमिट। मतलब हम लोग जो है अपने स्ट्रक्चर में या अपने मटेरियल में, कंक्रीट में हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को लिमिट स्टेट से ज्यादा नहीं पहुंचने दे रहे। हम लोगों को जो डिजाइन करना है वो ये सोच के डिजाइन करना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो लिमिट स्टेट से ज्यादा ना जाए। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इलास्टिक लिमिट तक ही हम लोग ये लगाते थे ना, हुक्स लॉ, हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक लगाते थे? तो पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आता है कि पहले इलास्टिक लिमिट आता है? बच्चा लोग, पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आता है कि पहले इलास्टिक लिमिट आता है? भैया पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो ग्राफवा है ना थोड़ा सा यहाँ पे झुकेगा, ये थोड़ा सा झुकेगा, ठीक है? ये पुष्पा नहीं है, पुष्पा वो वाला नहीं चलेगा यहाँ। ये क्या है आपका? ये है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता था जी? प्रोपोर्शनल लिमिट वो लिमिट है जहां तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। याद आया? ठीक है, उसके बाद आता है इलास्टिक पॉइंट। चलो तो आगे बढ़ा जाए। तो डब्ल्यूएसएम में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? डब्ल्यूएसएम में हमने सबसे पहले देखा कि हम लोग जो बात करेंगे डब्ल्यूएसएम में, हम लोग किसके लिए बात करने वाले हैं? इलास्टिक पॉइंट तक के लिए बात करने वाले, ठीक है? अच्छा, और एक चीज थोड़ा इसमें बेसिक्स और थोड़ा जान लो। जैसे कंक्रीट में जो स्ट्रेस आएगा, कंक्रीट में स्ट्रेस हम लोग कितना मान रहे थे? कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिजाइन करने के वक्त हम लोग कितना मान रहे थे? एफसीके मान रहे थे। जैसे मान लो अगर M20 दिया हुआ है, अगर हम लोग M20 कंक्रीट लिए हैं तो M20 यहाँ पे 20 क्या है? एफसीके है ना बाबू, है कि नहीं? लेकिन जब हम लोग कंक्रीट में यहाँ पे डिजाइन करने जा रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर जब डिजाइन करने जा रहे हैं, तो क्या होगा? हम लोग क्या कंक्रीट को कभी एफसीके तक पहुंचने देंगे? क्या स्ट्रेस वहां तक पहुंचने देंगे? हम क्या बोले थे कि मटेरियल को हम लोग जो है कम आंक लेंगे, मटेरियल के स्ट्रेंथ को क्या आंक लेंगे? कम। मतलब हमारा कंक्रीट, जैसे मान लो अगर हमने मसाला बनाया है M20 का, मसाला कितना का बनाया? M20 का, मतलब कि उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम लोग कितना कंसीडर करके चलेंगे अभी कि 20 मेगापास्कल अगर उसमें स्ट्रेंथ आएगा तो वो उसको झेल सकता है। लेकिन जब हम लोग डिजाइन करेंगे किसी स्ट्रक्चर को, तो क्या हम लोग ये मान के डिजाइन करेंगे कि भैया उसका कंक्रीट जो है 20 तक पहुंच जाए स्ट्रेस? नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हमारा जो मटेरियल है ना कंक्रीट, उसका स्ट्रेंथ 20 नहीं है, उससे 3 गुना कम है। समझ में आया? क्या बोलेंगे? इसका स्ट्रेंथ कितना है? 3 गुना कम है। मतलब क्या किए? फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए, है कि नहीं? हम लोग अपना सेफ साइड में गए। तो कंक्रीट का जब हम लोग स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो वहां पे जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात करेंगे,
कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात करेंगे वो कितना करेंगे, 3, मतलब 3 गुना हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को कम कर लेंगे स्ट्रेंथ। बात समझ में आया। तो जब हम ये एफसीके क्या हो गया, ये तो हमारा स्ट्रेंथ हो गया। असल में कंक्रीट का स्ट्रेंथ होना कितना था, एफसीके, लेकिन हम लोग डिजाइन करते वक्त क्या बोले कि ना 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 हमारा स्ट्रेंथ कितना है, 3 गुना कम है। नहीं, मतलब क्या हुआ, एफसीके बाय 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमिसिबल हम लोग 3 गुना कम कर दिए ना स्ट्रेंथ को। हम लोग डिजाइन करते वक्त क्या किए, स्ट्रेंथ को 3 गुना कम मान लिए। मतलब क्या बोले, ना ना हम इससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। बात समझो। अगर आपके पास मतलब सीधा सा बात है, अगर 20 मेगा पास्कल लोड आना है तो हम 20 मेगा पास्कल अलाउ नहीं करेंगे। क्यों, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। बात समझ में आया। तो हम लोग कुछ अलाउ कर रहे हैं ना, हम लोग जितना स्ट्रेस अलाउ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अलाउएबल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको, अलाउएबल स्ट्रेस। बात समझ में आया। इसी को आप बोल सकते हो परमिसिबल स्ट्रेस। इसी को हम लोग बोल रहे हैं परमिसिबल स्ट्रेस। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, परमिसिबल स्ट्रेस। तो अलाउएबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस किसमें होगा, कंक्रीट में। नहीं, कि कंक्रीट में हम लोग कितना अलाउ कर रहे हैं। तो कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, एफसीके डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS। बात समझ में आया। किसके लिए बात कर रहे हैं, अलाउएबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। जब हम लोग स्टील का बात करेंगे, जब हम लोग स्टील का बात करेंगे तो स्टील में भी हम लोग को कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा। हम लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारा मटेरियल का स्ट्रेंथ जो है उतना नहीं है जितना आप दिखा रहे हैं, है कि नहीं। बात समझ में आया। अच्छा याद करो जरा, थर्ड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आप लोग कितना लेते थे। थर्ड सेमेस्टर में याद करो, जब आप लोग मटेरियल का स्ट्रेंथ का बात करते थे, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, स्टील का स्ट्रेंथ। स्टील का जब स्ट्रेंथ का बात करते थे तो हम लोग किस पे बात करते थे, हम लोग उसके यील्ड स्ट्रेंथ पे बात करते थे। किस पे बात करते थे, यील्ड स्ट्रेंथ। और याद करो जब हम लोग बेसिक्स बात कर रहे थे, यही यील्ड स्ट्रेंथ तो हम लोग FY बोल रहे थे, यील्ड स्ट्रेंथ। जैसे कि हम लोग अगर FE 250 लिख रहे हैं तो 250 क्या है मेरा, FY ही तो है कि नहीं। मतलब कि जो हमारा स्टील है, जो FE 250 ग्रेड का स्टील है, माइल्ड स्टील है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना ले सकता है, 250 मेगा पास्कल। लेकिन जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो क्या हम लोग उतना अलाउ करेंगे अपने मटेरियल पे, नहीं करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं 250 नहीं है, कितना है, तो कुछ कम है। कितना गुना कम है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पे हम लोग लेते हैं 1.8। जब WSM में डिजाइन कर रहे हैं तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ को 3 गुना कम कर ले रहे हैं और स्टील के स्ट्रेंथ को 1.8 गुना कम कर ले रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अलायबल स्ट्रेस, अलायबल स्ट्रेस या फिर परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, इन स्टील कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। स्ट्रेंथ है कितना, FY, लेकिन हम लोग क्या FY जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, बट ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बात समझ में आया। और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है स्टील में, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना बा, यहाँ पे है 1.8 और यहाँ पे है 3। बात समझ में आया, ठीक है।
ये जो अलाइबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है इसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा CBC। ठीक है। और जो अलाइबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील है इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा ST। सिग्मा ST कहने का क्या मतलब हुआ? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, ST टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। तो ये क्या है? कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। समझ में आया? ये कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। CBC का क्या मतलब हुआ? लिख दें क्या? कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यही कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमारा क्या होने जा रहा है? परमिसिबल स्ट्रेस होने जा रहा है। इससे ज्यादा हम लोग कंक्रीट में अलाउ नहीं करेंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब क्या बोले कि सिग्मा CBC क्या हो जाएगा? FCK/3 होगा, सिग्मा ST जो होगा FY/1.8 होगा। 100 बात की एक बात जो हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? ये FCK और FY क्या बोल सकते हैं इसको? ये आखिर में है क्या? FCK FY अगर बोले तो ये पूरा कंक्रीट का स्ट्रेंथ है, जहां पे कि कंक्रीट क्या कर रहा है? फेल कर रहा है। मतलब FCK को WSM में हम लोग फेल्योर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो, ये क्या है हमारा? फेल्योर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट हो सकता है कि अगर हमारा कंक्रीट में स्ट्रेंथ इतना पहुंच गया, स्ट्रेस FCK के बराबर पहुंच गया तो कंक्रीट फेल कर जाएगा। FY क्या हो गया? फेल्योर स्ट्रेस ऑफ किसका? स्टील का। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? और ये क्या है हमारा? परमिसिबल स्ट्रेस। नहीं, ये क्या है हमारा? परमिसिबल, कि हमको परमिस इतना ही करना है। परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस समझ में आ गया कि हम लोग इतना अलाउ करेंगे, हम लोग इतना तक अलाउ करेंगे। मैक्सिमम जितना जाएगा कंक्रीट में कितना जाएगा? सिग्मा CBC जाएगा। और स्टील में कितना स्ट्रेस जाएगा? मैक्सिमम सिग्मा ST तक ही अलाउ करेंगे डिजाइन करते वक्त। बात समझ में आया? लेकिन असल में जितना स्ट्रेस लग रहा है कंक्रीट में, असल में जितना स्ट्रेस लग रहा होगा, एक्चुअल स्ट्रेस को कैसे इंडिकेट करेंगे? एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट को कैसे इंडिकेट करेंगे? सिग्मा A से। ठीक है। और एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील में क्या होगा? हमेशा टेंशन लोड आएगा, इसको TA, या फिर एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस आप लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट और एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। कंक्रीट में जो एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग सिग्मा A से इंडिकेट करेंगे। मान लो आपने लोड लगाया बीम में तो कुछ स्ट्रेस डेवलप हुआ, अब वो जो डेवलप हुआ वो कितना डेवलप हुआ? तो सिग्मा E डेवलप हुआ कंक्रीट में, और
स्टील में कितना डेवलप हुआ? एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना डेवलप हुआ? टीए। कंक्रीट में क्या होगा? कंप्रेशन आएगा, और टेंशन, और स्टील में हमेशा क्या आएगा? टेंशन आएगा। अभी के लिए आप ऐसे समझो, बात समझो, कोई दिक्कत? एक चीज बहुत खतरनाक है। क्या बहुत खतरनाक है इसमें पता है? खतरनाक बात यह है यहाँ पे कि ये जो सिग्मा ए है, ये जो सिग्मा ए है, वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। किससे? सिग्मा सीबीसी से। बोलो, हम लोग यही ना बात करके आए हैं कि एक्चुअल जो आएगा वो सिग्मा सीबीसी तक नहीं पहुंचना चाहिए, और जो टीए है वो कभी भी सिग्मा एसटी तक नहीं पहुंचना चाहिए, हमेशा उससे कम ही होना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया? WSM खत्म हो गया, नहीं पता चला? WSM खत्म हो गया, बस इतना ही हमें समझाना था। WSM उसके बाद कुछ नहीं है, सब हलवा है। अब जो हम समझाए हैं इतने देर में ना, उसी को थोड़ा एजम्पशंस के रूप में लिखा हुआ है, उसको समझते हैं आगे। पहला पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है। हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे जब काम करेंगे तो पहला पॉइंट ये हम लोग मान के चलेंगे कि अ सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि आपने ये किताब को ऐसे मोड़ा, सपोज कुछ अच्छा चीज, ये इसको ऐसे मोड़ा, तो पहले क्या था? ये प्लेन था, पूरा प्लेन है। मोड़ने के बाद भी ये पूरा प्लेन ही रहेगा, दिखेगा प्लेन ही। स्ट्रेस स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेन ग्राफ आएगा, अभी बताएंगे। समझ में आया कि जो पहले प्लेन था, मोड़ने के बाद भी वो क्या है? बिल्कुल प्लेन ही रहा। ठीक है। दूसरा क्या है? अच्छा, पहला वाले से कंक्लूजन ये निकलता है ना, पहला वाला से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप स्ट्रेन का ग्राफ बनाओगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। ऐसे स्ट्रेन का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका क्या है? कंप्रेशन जोन, और नीचे है आपका टेंशन जोन। और कम देखो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। किसका वैल्यू बढ़ रहा है? ये वैल्यू किसका बढ़ रहा है? ये किसका वैल्यू है? ये स्ट्रेन है कि ये स्ट्रेन का ग्राफ है, स्ट्रेन का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? स्ट्रेन का, स्ट्रेन डायग्राम। ये किसका डायग्राम है? स्ट्रेन डायग्राम। बात समझ में आया? स्ट्रेन डायग्राम कैसा है? जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहे, सबसे मैक्सिमम वाला जो फाइबर होगा, सबसे जो दूर वाला फाइबर होगा, उसमें सबसे ज्यादा क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। और सबसे नीचे वाले सबसे ज्यादा क्या आएगा? टेंसाइल स्ट्रेन आएगा। नहीं समझ में आया ये वाला डायग्राम? देखो समझाते हैं। ये मान लो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब देखो इसमें होगा क्या? इसमें कहीं न्यूट्रल एक्सिस रहा होगा? जरा बताना हमें, बोलो न्यूट्रल एक्सिस होगा कि नहीं इसमें? नहीं होगा। अगर हम लोग इसमें लोड लगाते हैं, अगर हम लोग इसमें लोड लगाए, ठीक है, ध्यान से देखते चलो, अगर हम लोग इसमें लोड लगा रहे हैं तो ये क्या होगा? बेंड करेगा, करेगा। इसको बेंड कराओ। किस प्रकार से बेंड कराए प्रभु, जरा बताओ हमें। आ जाओ, इसको बेंड कराने की कोशिश करते हैं। देखो
बेंड हुआ, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस ये वाला है ना, यही है ना न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस तो यही है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहां पे कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? जीरो होता है। बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद करवा दें। ये देखो तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस है, और अगर हम लोग इसमें ये डायग्राम बनाए, याद करो ये डायग्राम, याद है ये डायग्राम? ये क्या डायग्राम है? ऊपर में आपका क्या आ रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेस, और नीचे में क्या आ रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस। ये क्या था? बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। तो जब ये मुड़ रहा है तो जो सबसे ऊपर वाला फाइबर है वहां पे कंप्रेशन आ रहा है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले में कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले में क्या आ रहा है? यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है। हर हर फाइबर क्या हो रहा है? दबना चाह रहा है, नहीं। और नीचे वाले में क्या आ रहा है? टेंसाइल आ रहा है। इधर में क्या आ रहा है? टेंसाइल आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ, इधर में नीचे में टेंसाइल आ रहा है, ऊपर में कंप्रेशन आ रहा है। यही हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? वैसे ये किस संदर्भ में बता रहे थे यार? अच्छा हाँ, अभी देखो, तो अगर ऊपर वाला दब रहा है, ऊपर वाला अगर दब रहा है तो कुछ दब रहा होगा, तो कुछ स्ट्रेन आ रहा होगा। अबे स्ट्रेन रे घूम चूसा, पूरे भूल गए का? स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाय एल। अगर दबा ऊपर वाला, दबा तो कुछ स्ट्रेन आया, अगर फैला फिर भी तो स्ट्रेन आएगा। क्या कहने का मतलब, जो पहला वाला पार्ट है, सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर, जो पहले जिस तरह से था बाद में भी बेंडिंग होने के बाद भी वो प्लेन ही है। प्लेन ही है कहने का मतलब कि ये ऐसा ही है, वो ऐसे रिंकल्स नहीं बना है यहाँ पे, ये मोचराया नहीं है, इस तरह से नहीं मोचरा गया है। बात समझ में आया? जैसे प्लेन था पहले, अभी भी प्लेन वैसने है। इससे कंक्लूजन ये निकल के आया, क्या कंक्लूजन निकल के आया? इससे कंक्लूजन ये निकल के आया कि हमारा जो ऊपर का स्ट्रेन था, ये ऊपर वाला फाइबर है, ये सबसे नीचे वाला फाइबर, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो जिस तरह से स्ट्रेन ऊपर में हो रहा था, ये देखो, जिस तरह से न्यूट्रल एक्सिस से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारा फाइबर सब, एक एक फाइबर जो है, जैसे ये एक यहाँ पे कोई फाइबर रहा होगा, फाइबर समझ में आ रहा है? किताब का पन्ना जी, ये एक पन्ना है, बात समझो। फिर दूसरा ये एक पन्ना है ऐसे, फिर एक तीसरा ये फाइबर है ऐसे, है ना? ये तो कई तरह के फाइबर से मिला हुआ है ना, है कि नहीं? तो सारे फाइबर्स में क्या हो रहा होगा? दबाव आ रहा होगा। तो जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा? हमारा डेल्टा एल बढ़ेगा, ज्यादा दबेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डेल्टा एल बढ़ रहा है। उसी तरह जैसे हम लोग का नीचे वाला फाइबर है, उसमें क्या आ रहा है? टेंसाइल आ रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो जो सबसे नीचे वाला फाइबर सब में जाएंगे तो वो क्या करेगा? जिस तरह से ऊपर फैलेगा वैसे ही नीचे भी फैलेगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, बट माय डियर इसको कंसिडर करना कि ये एक स्ट्रेट लाइन होने जा रहा है, ठीक है। ये जो होने जा रहा है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होने जा रहा है। बात समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? ये स्ट्रेट होने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या होने जा रहा है? स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है।
और ये क्या होने जा रहा है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, या तो इसको इस तरह से दिखाओ या फिर इसको ऐसे दिखाओ, इसको ऐसे दिखाओ कि नीचे ऐसे जाके ऐसे हो, इधर में क्या हो रहा है टेंसाइल हो रहा है, ऐसे दिखाओ। बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? जिस तरह का स्ट्रेस डायग्राम है वैसा ही बिल्कुल स्ट्रेन डायग्राम है कि नहीं, लीनियर, लीनियर स्ट्रेन डायग्राम, लीनियर स्ट्रेन डायग्राम। और बेंडिंग स्ट्रेस भी डायग्राम कैसा आ रहा है, लीनियर, लीनियर स्ट्रेस डायग्राम। कौन सा स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग के कारण स्ट्रेस आया है हर फाइबर में, इसलिए लीनियर बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। तो पहला वाला जो आपका एजम्पशंस है, ये जो पहला एजम्पशन है प्लेन बिफोर बेंडिंग, जब बेंडिंग के पहले जिस तरह प्लेन था, बेंड कर दिए उसके बाद भी, बेंड कर दिए उसके बाद भी प्लेन क्या है, भले ही बेंड हुआ है लेकिन है प्लेन ही, सिकुड़ाया नहीं है, मोचराया नहीं। सिकुड़ाया नहीं मतलब प्लेन जो है जैसे मोचरा जाना, जैसे ये वाला देखो मोचराया हुआ है, तो ऐसे मोचराया नहीं है, एकदम बिल्कुल सपाट है। बात समझ में आया? इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, इससे कंक्लूजन निकल के आया कि लीनियर स्ट्रेन डायग्राम होने वाला है। इसका कैलकुलेशन में बहुत यूज आएगा, लीनियर स्ट्रेन डायग्राम। दूसरा क्या, WSM है, बॉन्डिंग है, स्ट्रक्चर है, तो भैया कंक्रीट और स्टील आपस में बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाया हुआ है। समझ में आया? वही सब चीज है, इलास्टिक थ्योरी के अनुसार है। कहां तक, इलास्टिक पॉइंट तक ही डिस्क्राइब करेगा ये। बात समझ में आया? बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक। क्या मान के चलेंगे कि दोनों स्टील और कंक्रीट यहां पे क्या है, इलास्टिक है। और हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नहीं, हुक्स लॉ को फॉलो करता है, WSM के अनुसार फॉलो करता है। बात समझ में आया? लेकिन असल में क्या कंक्रीट इलास्टिक है, कंक्रीट इलास्टिक नहीं है। परमिसिबल स्ट्रेस, ये वाला वर्ड हम लोग डिस्कस किए ना, ऑफ बोथ द मटेरियल आर ऑब्टेन्ड। हम लोग फेल्योर स्ट्रेस पे काम नहीं करेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस आएगा। परमिसिबल स्ट्रेस कैसे आएगा, कंक्रीट का 3 से डिवाइड करें, और स्टील का कैसे आएगा, 1.8 से डिवाइड करें। टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय स्टील। टेंसाइल स्ट्रेस को कौन लेगा, स्टील लेगा, और कंक्रीट उसमें कोई भी भागीदारी नहीं निभाएगा। कंक्रीट बोलेगा हमारा काम नहीं है, टेंशन है। बात समझ में आया? हम लोग यहाँ पे एक मॉड्यूलर रेशियो टर्म निकालने वाले हैं, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बात समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द मेन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ WS। बात समझ में आया? तो भैया हमने जितनी चीजें आपको बताई, that is more than sufficient to understand what is WSM, working stress method, and like how to connect it with the concrete and steel. Hope you understand my wordings. चलो, तो चीजें समझ में आ गई तो हम लोग यहीं पे कहते हैं टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।